गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आज दुनिया बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, पर डेवलपमेंट की इस दौड़ में कितने ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं जो आजकल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। कितने जीव जंतु जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। स्वास्थ्य संबंधी कितनी सारी परेशानियां जो पहले ज्यादा नहीं होती थीं, पर आजकल आम हो चुकी हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हम विकास की कीमत चुका रहे हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता है चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। जैसा कि दोस्तों आपसे कुछ ही देर पहले मैं बात कर रहा था कि हम विकास के दो मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ विकास की जरूरत तो दूसरी तरफ प्रकृति, पर क्या हम दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाकर नहीं चल सकते? चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आज का विषय है विकास जरूरी पर किस कीमत पर। इस खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगी अनुराधा महेंद्र, हमारी सीनियर सिटीजन। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा स्थित सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आप सबका रेडियो FM 24 भेवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके साथ अंधाधुंध विकास और प्रकृति से मनुष्यों द्वारा छेड़छाड़ के परिणामों, खासकर वन्य जीवन पशु पक्षियों के विलुप्त होने से जुड़ी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। विकास जरूरी है, पर उसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ कहीं दूर दूर तक हरियाली और पेड़ों का नामो निशान न हो, जहाँ फूलों के रंग और खुशबू, हवा में झूमती हरी पत्तियों का संगीत, भौरों की गुनगुनाहट, चिड़ियाओं की मधुर चहचहाहट, मस्त उड़ान न हो, वसंत के आगमन का पता ही न पड़े, झाड़ियों और झुरमुट में खरगोश और हिरणों की लुक्का छुपी देखने को ही न मिले, झीलों या नदियों की कलकल कल्पना का विषय बन जाए। जी हाँ साथियों, आज हम जिस तेजी से वनों, वृक्षों, पशु पक्षियों का विनाश कर रहे हैं, उसे देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब हम ऐसे ही एक संसार में सांस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जो जंगल कल तक हमारे परिवेश में एक रहस्यमय सौंदर्य की तरह थे, वे कटते जा रहे हैं। धरती की हरियाली नष्ट हो रही है। इसी के साथ सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहने वाले दुर्लभ पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों और जीवनधारियों की नस्लें सदैव के लिए लुप्त होती जा रही हैं। प्रलयकारी समुद्री तूफान, विशाल पर्वतों की धंसती हुई चोटियां, बढ़ता हुआ रेगिस्तानी क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों पर भीषण सूखा, अनेक स्थानों पर पृथ्वी के नीचे से लगभग भयंकर झटके, ज्वालामुखियों के उद्गार,
की आशंका, आसमान से गिरने वाली उल्काओं और मानव निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं द्वारा नरसंहार का आतंक। प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पृथ्वी पर जीवन खतरे में है? जी हाँ, आज सारा जनजीवन भावी खतरे की आशंका से त्रस्त है, क्योंकि पर्यावरण केवल विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं, समूचे विश्व की समस्या है। संपूर्ण वसुधा एक है और उस पे रहने वाले सारे जीवधारी पर्यावरण में हुए किसी भी बदलाव से निश्चय ही प्रभावित होंगे। पर्यावरण क्या है? वैसे तो हमारे चारों ओर का वायुमंडल जिसमें हम रहते हैं और अन्य जीवधारी मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, किंतु वास्तव में पर्यावरण बड़ा व्यापक शब्द है। पर्यावरण उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटनों का अनुपात हमेशा बनाए रखने की भरसक चेष्टा करती है, लेकिन मानव प्रकृति से छेड़छाड़ कर उसकी मूल संरचना में, व्यवस्था में दखल अंदाजी करता है और उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की जो आज बिगड़ती दशा है वो आज समूचे सभ्य संसार के लिए चिंता का विषय है। किसी ने सच ही कहा है कि सभ्य मानव एक पृथ्वी के छोर से चलकर दूसरे छोर पर पहुंच गया है और वह जहां से भी गुजरा है वहां भूमि मरुस्थल हो गई। इस कथन में चाहे कुछ अतिशयोक्ति हो, किंतु यह बेबुनियाद नहीं है। सभ्य मानव जहां भी लंबे समय तक रहा है उसने भूमि को बर्बाद किया है। आज संसार भर के राष्ट्र जिस तेजी से औद्योगिकीकरण करते जा रहे हैं, उनसे ऊर्जा के प्राकृतिक भंडारों का खुलकर अपव्यय हो रहा है। ये भंडार इतने सीमित हैं कि कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा औद्योगिक विकास का ही मूलाधार है, लेकिन विकास के साथ हम जिस तेजी से प्रकृति को खोखला कर रहे हैं उसकी भरपाई संभव नहीं है। इस प्रकार फॉसिल ईंधनों अर्थात ऊर्जा के स्रोतों का विनाश हमारे लिए दो तरह से घातक है। एक तो ऊर्जा की कमी और दूसरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी। इस प्रकार प्रदूषित वातावरण से मानव ही नहीं, अन्य जीवधारी भी आतंकित हैं, जिनकी सहन शक्ति हमसे कम होती है। स्वीडन के प्राणी विज्ञानी कुरी लिडहल के अनुसार इस धरती की लगभग 300 से अधिक जातियां और प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। अनुमानतः वर्तमान सदी में भूमंडल पर कहीं न कहीं प्रतिवर्ष एक जाति का लोप हो रहा है। जीवनधारियों के लोपीकरण का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से और दिनों दिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवनधारियों का अस्तित्व खतरे में है। ये सब देखते हुए सवाल उठता है कि क्या धीरे धीरे हमारी वनस्पतियाँ विलुप्त हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। अब तक वनस्पतियों के अनेक समूह धरती के गर्भ में समावित हो गए हैं। इनमें से बहुतों के निशान धरती में मिल जाते हैं। इस समय संपूर्ण जीव मंडल में लगभग 3.5 लाख वनस्पतियाँ और 10 लाख जंतु जातियाँ जीवित हैं, परंतु इसकी 9 गुनी जातियाँ पिछले 2 अरब वर्षों में पृथ्वी पर विकसित होकर लुप्त हो चुकी हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संसार की जनसंख्या इस समय 2% की दर से बढ़ रही है। अनुमान है कि यदि जनसंख्या में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो सन 2040 तक विश्व की आबादी 15 अरब से भी ऊपर चली जाएगी। यह बढ़ता हुआ मनुष्य भार पृथ्वी से अन्य जीवों का लोप करता जा रहा है। साथ ही बढ़ती आबादी के साथ कल कारखाने, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। मोटर गाड़ियाँ उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। आवागमन और शोर शराबे के बीच मानव की जो सुनने की शक्ति है वह कमज़ोर होती जा रही है। आश्चर्य नहीं कि आने वाले 3 से 5 दशकों के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है वो अत्यंत कम सुनने की क्षमता वाले हों या बहरे ही पैदा हों। ये जो विकास हो रहा है, अंधाधुंध विकास, उसमें हम जरा देखते हैं कि किस तरह पक्षी खोते चले जा रहे हैं। पक्षियों का कलरव समाप्त होता चला जा रहा है। पंखेरुओं का एक विचित्र और कौतूहल भरा संसार कुदरत ने हमें दिया है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में जिस तेजी से सभ्यता एवं औद्योगिकीकरण का विस्तार हुआ,
उससे पक्षी जगत भी प्रभावित हुआ है। आज संसार में अनेक पक्षियों की नस्लें समाप्त हो गई हैं और कई पक्षी प्रजातियां समाप्ति के कगार पर हैं। कुछ की संख्या इतनी कम रह गई है कि इनको देख पाना मुश्किल होने लगा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया के देशों में लाखों हेक्टेयर भूमि में वनों का कटान हुआ, पर नए वन बहुत कम लगाए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि घोंसला बनाने लायक उपयुक्त स्थान के अभाव में पक्षियों के समूह उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। जो पक्षी जातियां ऐसा करने में असमर्थ रही, वे धीरे धीरे लुप्त हो गई, और जो पक्षी दूसरी जगह नहीं गए, वे भी प्राय लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसका एक उदाहरण है डोडो। हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप में 1693 ईस्वी से पहले कबूतर जाति का एक पक्षी डोडो हुआ करता था। कालांतर में उस टापू पर आए डच लोगों ने डोडो को अपना शिकार बनाकर प्राय लुप्त ही कर दिया। इसी तरह अमेरिका का पैसेंजर पिजन भी लुप्त हो गया। अमेरिका के प्रवास के साथ अमेरिकी प्रवासियों द्वारा इस पैसेंजर पिजन को आहार हेतु शिकार किया जाता रहा, और आजकल तो ये जाति का बस एक कबूतर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रीय संग्रहालय में ही देखा जा सकता है। भारत में भी पक्षियों की कई जातियां लुप्त हो चुकी हैं और अन्य कुछ लुप्त होने वाली हैं। 1972 में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम बनाकर उन्हें संरक्षण दिया गया। आज से 50 वर्ष पूर्व भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पिंक हेडेड डक, लाल सिर वाली बतख बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी। इसकी खूबसूरती ने शिकारियों को इतना आकर्षित किया कि यह धीरे धीरे भारत से लुप्त हो गई। इसी प्रकार राजस्थान की मरुभूमि में पाए जाने वाले गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या भी अब कुछ बहुत गिनी चुनी यानी कुछ 100 की संख्या में ही रह गई है। इस प्रसिद्ध चिड़िया को हुकना भी कहते हैं। मैदानी इलाकों की इस चिड़िया के रहने की कुदरती जगहों के सिकुड़ते जाने से इनकी संख्या एकदम समाप्त होने लगी थी। इसे बचाने के लिए वन्य प्राणी कानून 1972 की पहली सूची में गोडावण का नाम शामिल करना पड़ा। आज स्थिति यह है कि औद्योगिक रूप से समृद्ध शहरों के कई उपनगर एक अजीब सी खामोशी और वीरानी में सिमट गए हैं। मशीनों के शोर शराबे में भला कौन पक्षी अपना मधुर संगीत यूं ही लुटाता फिरेगा। कारखानों की हवा और पानी के प्रदूषण की वजह से ऐसे स्थानों के पक्षी या तो मारे गए अथवा भाग गए। भूमि तो भूमि, जल जीवों को भी हमने नहीं छोड़ा है। आजकल विश्व के समुद्रों में विशाल तेलवाहक जलपोतों के आवागमन बढ़ने से जल जीव भी प्रभावित हुए हैं। कई बार ये तेलवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और करोड़ों लीटर खनिज तेल समुद्री जल के साथ मिलकर उसे दूषित कर देता है। जल जीवों पर इसका असर पड़ता ही है। कई बार अनजाने में काफ़ी संख्या में समुद्री जीव भी काल के गाल में समा जाते हैं। सीगल व अल्बाट्रॉस आदि ऐसे विशाल पक्षी हैं जो समुद्री जीवों का शिकार करने कई 100 मील तक उड़ते चले जाते हैं। होता यह है कि समुद्री जीव या मछलियाँ दूषित जल के संपर्क में रहती हैं और इन जीवों के खाने से पक्षी अनजानी बीमारी का शिकार होकर मरते हैं या फिर विषैले प्रभाव से तुरंत ही मर जाते हैं। यद्यपि भारत का वन्य जीवन विश्व के सबसे समृद्ध वन्य जीवन में से माना जाता है, किंतु आज मनुष्य के दखल के और विनाशक प्रवृत्तियों ने भारतीय जानवरों जैसे एशियाई सिंह, बादली तेंदुआ, चीता, बिल्ली, कस्तूरी मृग, काला हिरण, एशियाई जंगली गधा, लक्कड़बग्गा, शेर की सी पूंछ वाला वानर, सियार आदि को लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। ये हमारी राष्ट्रीय विरासत हैं। इनकी रक्षा हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की खातिर करनी ही चाहिए। शेर अब सिर्फ गुजरात में गिर के जंगलों में पाया जाता है। पहले एशियाई सिंह मध्य पूर्व में एशिया माइनर से अरब और फारस से भारत तक आसानी से दिखाई दे जाता था। एक शताब्दी पहले भी भारत में यह पश्चिम से पूर्व तक सर्वत्र पाया जाता था।
20वीं सदी के शुरू होते होते शेर पूरे क्षेत्र से विलुप्त हो गए। चीता ईका के अधिकांश भागों तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया से भारत तक पाया जाता था, पर अब भारत में इसके दर्शन नहीं होते। आखिरी चीता भारत में 1952 में मारा गया था। बादली तेंदुआ नियोपोलिस नेबुलोसा एक बहुत ही आकर्षक खाल वाला निशाचर प्राणी है। पूर्वी नेपाल से लेकर पूर्वी हिमालय तक और बर्मा में ये तेंदुए पाए जाते हैं। रात्रिचर होने के कारण यह सरलता से दिखाई नहीं देता, फिर भी इसके आकर्षक खाल के कारण मनुष्य ने इसका बहुत शिकार किया है। भारत के हिमालय में वन्य ढलानों पर पाया जाने वाला कस्तूरी मृग लगभग लुप्त हो गया है। अपनी प्राकृतिक सुगंध के कारण बेचारे मृग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारतीय कुरंग, जिसे काला हिरण भी कहा जाता है, गुजरात से बंगाल और पंजाब से भारत के सुदूर दक्षिण के मैदानों में पाया जाता है। एक शताब्दी पहले तक 50 से 1000 हिरणों के झुंडों में देखा जा सकता था, किंतु अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। काले हिरणों के झुंड अब गुजरात के वेलावदर नेशनल पार्क में ही देखे जा सकते हैं। इसी तरह भारत का जंगली गधा या चोरखर भारत के कच्छ रण तक ही सीमित है। सियार एक चंचल और निरीह प्राणी है। इसे न तो शासन से कानूनी संरक्षण प्राप्त है और न हिरणों की तरह जनता का स्नेह। शायद यही वजह है कि अब सियार दिखाई नहीं देते। 20वीं सदी के छठे दशक तक दिन डूबते ही पूरे गांव में सियारों की बोली सुनाई पड़ने लगती थी, किंतु 1964 से 1975 के बीच सियार की खाल बेचने वालों ने, जिन्हें सिगट मार कहते हैं, समूचे इलाकों से सियार का सफाया कर दिया। विश्व के अनेक देशों में वन्य जीवन सुरक्षा कानून के बन जाने के बावजूद आज भी अनेक दुर्लभ और सुरक्षित पशु पक्षियों का शिकार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रसार माध्यमों के संपर्क में न रहने, अशिक्षा या लालच के कारण शिकारी शिकार करते हैं। साथ ही विश्व के अनेक क्षेत्रों में अभी भी ऐसे लोगों या कबीलों की कमी नहीं जो पक्षियों के घोंसलों में रखे अंडों को अपना आहार बना लेते हैं। महानगर के भीड़भाड़ वाले उपनगरों के आसपास सिवाय कौवों और चीलों को छोड़कर किसी अन्य पक्षी के दर्शन नहीं होते। हमारे बच्चे किताबों में तितलियों और मोर के बारे में पढ़ते तो हैं, किंतु उन्हें कभी देखा नहीं है न विडम्बना वाली बात। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन तथा अन्य बहुत सी स्थानीय संस्थाएं और जैव वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से ऐसे उपाय करते रहे हैं जिससे वे लुप्त होने वाले पक्षियों की जातियों व उपजातियों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। आज विश्व में पशु पक्षियों को संरक्षण दिए जाने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व निष्ठावान व्यक्ति समर्पित हैं। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिनसे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, किंतु ये काफ़ी नहीं है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को पशु पक्षी वन्य जीवों के नाम पर क्या दिखाएंगे? क्या ये सब केवल पुस्तकों में पढ़ने और चित्र देखने तक सीमित हो जाएंगे? भावी पीढ़ियां विज्ञान या तकनीकी क्षेत्रों में चाहे जितनी प्रगति कर लें, किंतु विलुप्त हुए जानवरों पक्षियों को मनुष्य कदापि पैदा नहीं कर सकेगा। हमें समझ लेना चाहिए कि हर प्रकार के जीवन का अपना एक विशिष्ट योगदान है और पर्यावरण के अति सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ने से प्रतिक्रिया का जो क्रम शुरू हुआ तो एक दिन वह इतना बढ़ जाएगा कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। अपने वनों, जंगलों और वन्य प्राणी संपदा को बचाना अपने ही अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है। जीवन को मधुर बनाने वाले पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों को संरक्षण देकर उनका साहचर्य प्राप्त करना आज उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है जीना। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ बातें विकास के नाम पे जो अंधाधुन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, उस पे मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, अनुराधा महेंद्र जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं। वाकई में विकास तो ज़रूरी है, पर
उसके लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, हमें ये भी समझना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो मानते हैं कि विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानता को दूर करने से संबंधित होने चाहिए, ना कि केवल आर्थिक संपन्नता। लेकिन दोस्तों, समय के साथ आर्थिक विकास का संबंध प्राकृतिक आपदाओं के साथ होता चला गया। सामान्यतः सभी लोग विकास के दूरगामी परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं थे, पर दोस्तों आज बहुत से देश सजग हो चुके हैं और भविष्य में होने वाली इन सब समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियों में लग गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको आज का ये विषय और ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। अभी फिलहाल समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं लूँगा आप सभी से इजाज़त और चलते चलते अनुराधा महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की इस खास कड़ी को। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।